आज मैं बहुत खुश थी और मेरी माँ भी, क्योंकि बहुत समय के बाद बेरोजगारी और परेशानियां झेलने के बाद आखिरकार मुझे जनरल हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई थी। जनरल हॉस्पिटल अपनी बहुत सारी बातों की वजह से मशहूर था, लेकिन एक बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब बात जो मैंने इस अस्पताल के बारे में सुन रखी थी वो थी इसकी एक अजीबोगरीब वार्ड, जिसका ना सिर्फ नाम अजीब था बल्कि उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थी। वो बातें ऐसी है कि मैं उनका जिक्र अभी नहीं कर सकती, लेकिन आज मुझे उस अस्पताल में जाते हुए इस बात का शिद्दत से एहसास था कि मैं जो करने जा रही हूँ जरूर उसका कोई ना कोई असर मेरी जिंदगी पर होगा, क्योंकि यहाँ के बारे में और यहाँ की डॉक्टर्स के बारे में भी लोग बड़ी बड़ी बातें कर दिया करते थे। इसी वजह से माँ भी बहुत डर रही थी। उन्होंने मुझे चुपके से बुलाकर यही कहा था कि बेटी, मैंने सारी जिंदगी नेक नामी में गुजारी है, तुम कभी भी कोई ऐसी बात मत करना कि मुझे अपना सर झुकाना पड़े। और हाँ, तुम नौकरी करते हुए किसी से बिला वजह बातचीत मत करना, बस अपने काम से काम रखना, चाहे वहां जो भी हो, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लड़कियों से दोस्ती मत करना। माँ की बहुत सारी बातें मैं अपने दिल में दबाए इस अस्पताल में दाखिल हुई तो सबसे पहले मेरा सामना नसरीन नर्स से हुआ था। ये अधेड़ उम्र की औरत थी, इसका रंग पुख्ता था और चाल डाल ऐसी जैसे कि वो बहुत खोरान किस्म की औरत थी, और वाकई उसका चेहरा देखकर ऐसा ही मालूम होता था। नसरीन मुझे देखते ही पहचान गई, कहने लगी, लगता है कि तुम्हारी यहाँ नई नई नौकरी हुई है। मैंने उसको हाँ में सर हिलाकर इस बात की तस्दीक की तो कहने लगी, देखो लड़की, आओ मैं तुम्हें इस अस्पताल के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ, मानो कि ये मेरा तुम पर एहसान होगा, वरना यहाँ पर आने वाली नई लड़कियों को ये सारी बातें कोई नहीं बताता। नसरीन नर्स की उम्र तकरीबन 40 साल होगी। वैसे भी मुझे उसके तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए था। मैं चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वो अस्पताल से घूमती घुमाती मुझे छत पर लेकर गई। यहाँ पर एक गंदा सा किचन था और 2-4 टूटी हुई कुर्सियां पड़ी थी। उनमें से एक कुर्सी पर वो बैठ गई और कहने लगी, इस अस्पताल की सबसे खास बात यहाँ की एक वार्ड है जिसका नाम तुमने पहले भी सुन रखा होगा। बड़ा ही अजीब नाम है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नौकरी भी वहीं पर लगेगी, क्योंकि जो भी नई डॉक्टर आती है उसे हलाला वार्ड में लाजमी जाना पड़ता है। मगर वहां जाने के कुछ उसूल और कानून कायदे हैं जिनके ऊपर तुम्हें सख्ती से अमल करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अपने नुकसान की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मुझे अपना आप बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उन टूटी फूटी कुर्सियों पर बैठकर कहीं से भी ये एहसास नहीं हो रहा था कि मैं 17वें ग्रेड की मेडिकल ऑफिसर हूँ। मुझे बात बहुत बुरी लगी। मैं उठकर खड़ी हो गई और नसरीन की तरफ उंगली तान कर कहा, माना कि आप बहुत बड़ी हैं मुझसे उम्र में, लेकिन मैं ग्रेड 17वें की ऑफिसर हूँ, एक डॉक्टर हूँ मैं, और मुझे पता है कि मेरा काम मुझे कैसे करना है। रही बात अजीबो गरीब नामों की और वार्ड की, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना काम करूंगी और वापस अपने घर चली जाऊंगी। आपको मैं बेवकूफ लगती हूँ शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी एजुकेशन आपसे ज्यादा है। नसरीन नर्स को मैं ये बात कहकर नीचे आ गई थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो मुझे मेरे काम के बारे में सिखा रही थी। आखिर मेरी भी कोई ट्रेनिंग और एजुकेशन थी। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वो सिर्फ एक नर्स थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे नसरीन की ताकत का अंदाजा हो गया था। मैं नीचे आई। मुझे मेरी सीनियर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मेरे पास आने की बजाय नसरीन से पूछना होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वही यहाँ की सभी हाउस ऑफिसर्स को काम देती है और उनको ट्रेनिंग भी देती है। ये बात सुनकर मुझे सख्त मायूसी हुई थी। वो नसरीन जिससे मैं बदतमीजी कर चुकी थी, अब मुझे उसी की बात मानना थी। मजबूरन मैं ऑफिस में बेबस बैठी हुई थी कि नसरीन अंदर दाखिल हुई। मुझे देखकर हंस पड़ी और बोली, यहाँ पर एजुकेशन की बात नहीं, यहाँ तजुर्बे की बात चलती है, इसलिए आइंदा मेरे सामने जबान चलाने की हिम्मत नहीं करना। जाओ जाकर हलाले वाले वार्ड की लाइट्स ऑफ कर दो। रात के 12 बजने वाले हैं, ऐसा करना जरूरी है। आज मेरी नाइट ड्यूटी थी, मुझे उसकी बात मानना ही पड़ी थी। मेरा काम ये तो नहीं था कि मैं किसी वार्ड के अंदर जाकर लाइट ऑन और ऑफ करती, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मुझे अस्पताल के माहौल को समझने में वक्त लगता, इसलिए मुझे उसकी हर बात मानना थी। मैं गैलरी से गुजरकर उस वार्ड की तरफ चल पड़ी। मेरे दिल में बहुत हैरानगी थी कि आखिर ये कैसा नाम है, यहाँ पर क्या होता है और ऐसा नाम क्यों रखा गया, जबकि अस्पतालों में ऐसे नाम नहीं रखे जाते। लेकिन यहाँ पर सभी इस वार्ड को एक ही नाम से पुकारते थे। खैर, मैं इस वार्ड में गई जिसका नंबर 14 था। यहाँ पर जाते ही मैंने अंदर नजर दौड़ाई तो बहुत सारे बेड थे। मुझे इस कमरे में कोई खास बात नहीं लगी थी, सिवाय इसके कि बाकी सारे बेड सफेद रंग के थे, जबकि उनमें एक लाल रंग की चादर वाला बेड भी था। ये बात अजीब थी। अस्पतालों में लाल रंग की चादर कभी भी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पर लाल रंग की चादर देखकर मेरे दिमाग में खटका भी हुआ।
मुझे अजीब भी लगा, लेकिन चूंकि मुझे सिर्फ इस वार्ड की लाइट ऑफ करने का कहा गया था तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने सब बिजली बंद कर दी, मगर किसी ने भी मेरी तरफ किसी अजीब नज़र से नहीं देखा था। मुझे एहसास होगा कि शायद यहाँ की औरतों को इस कमरे की रोशनी बंद होने की आदत है, तभी तो इनमें से किसी औरत ने भी कोई ऐतराज नहीं किया था। मैं वहां से फौरन बाहर आ गई। मैं बाहर आई तो देखा कि नसरीन नर्स सामने ही खड़ी थी। मुझे देखकर कहने लगी, जल्दी से अपने ऑफिस में जाओ और जब तक मैं ना कहूँ बाहर मत आना। मैंने उसके कहने पर अमल किया। उसके बाद मुझे गैलरी में भी भारी कदमों की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कदम किसी आदमी के हैं। मैंने बाहर झांकने की बहुत कोशिश की। दिल में सोचा कि मैं उठकर देख लेती हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, मगर फिर अपनी माँ की और नसरीन नर्स की बातें याद आने लगी। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं बाहर जाकर झांक कर ये देखने की कोशिश नहीं करूंगी कि रात के इस पहर हलाला वार्ड में कौन आया है और ऐसे आने का मकसद क्या है। मैं चुपचाप बैठी रही। तकरीबन 1 घंटे के बाद नसरीन नर्स खुद ही मेरे ऑफिस में आ गई। मुझसे कहने लगी, तुम जाकर आईसीयू में बैठ जाओ। नसरीन ने मुझसे कोई बात नहीं की थी, लेकिन मैं फिर भी पहचान गई थी कि उसके चेहरे पर बेपनाह घबराहट थी, जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मैं बहुत कुछ समझ गई, मगर मैंने उससे सवाल करना सही नहीं समझा कि कहीं वो मेरी बात पर नाराज ना हो जाए। आईसीयू में दाखिल मरीज की हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। मैंने उसे थपकी देते हुए कहा कि अब आपको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे के हाव भाव बदल से गए। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर बोली, मैं बहुत पर्दे, इज्जत और शराफत वाली औरत हूँ। खुदा के लिए मुझे आईसीयू से किसी दूसरे वार्ड में मत भेज देना। हलाला वार्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बहुत डर लगता है। मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि आईसीयू में सिर्फ उन मरीजों को रखा जाता है कि जिनकी हालत बहुत सीरियस हो। कहने लगी कि मैं किसी भी सूरत हलाला वार्ड में जाकर नहीं रहूंगी, क्योंकि मैं एक शरीफ औरत हूँ। मुझे उसकी बात बड़ी अजीब लगी थी। मैं यहाँ की सीनियर डॉक्टर नहीं थी, इसलिए मैंने ये मामला अपनी सीनियर डॉक्टर पर छोड़ दिया और उस औरत से ज्यादा बहस नहीं की। लेकिन उस औरत के साथ बात करने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो चुका था कि कोई भी औरत उस वार्ड में नहीं जाना चाहती, या शायद किसी वजह से वो वहां जाने से डरती है। आखिर ऐसी भी क्या बात है जो मुझे नहीं पता। मैंने उसी औरत से पूछा कि हलाला वार्ड का मतलब क्या है और इसका ये नाम कब से पड़ा हुआ है, वहां पर क्या कोई खास चीज होती है। कहने लगी, लगता है कि आप खुद नहीं आई हैं यहाँ पर, वरना पूरे अस्पताल को इस वार्ड के बारे में पता है, और ये भी कि यहाँ होता क्या है आप मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। मैं यहाँ मरीज की हैसियत से आई हूँ। अगर मैं ऐसी सियासत करूंगी तो ये लोग मुझे तंग आकर यहाँ से निकाल देंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि वाकई में शायद अस्पताल वाले इस वार्ड के बारे में ज्यादा मालूमात किसी को नहीं देते, लेकिन अगर इन्होंने मालूमात देना ही ना होती तो ये इसका ऐसा नाम क्यों रखते। और इस मरीज ने भी ये बात क्यों कही कि इसे वहां जाने से डर लगता है, यानी इसे काफी सारी बातें मालूम थी लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती थी। अब मैं जानबूझकर हलाला वार्ड में जाने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं इसी नतीजे पर पहुंची थी कि अगर मुझे इस वार्ड के बारे में कुछ जानना है तो मुझे यहाँ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि यहाँ कौन कौन सी औरतें आती हैं और उनके मर्ज क्या क्या है। तभी एक दिन जब नसरीन नर्स ड्यूटी पर नहीं थी, मैं एक मरीज की फाइल लेने के बहाने हलाला वार्ड में पहुंच गई। आज जैसे मैं उस वार्ड में दाखिल हुई, मेरी नजर सब मरीजों के बेड पर पड़ी तो हर रोज की तरह मुझे वही सेटिंग नजर आई। लेकिन सबसे अनोखी बात हलाला वार्ड का वो लाल रंग का बिस्तर था, जिसे मैं दूर से ही देखकर ये सोचने लग जाती थी कि इसका रंग लाल क्यों है। आज मैंने देखा कि उस बेड पर एक निहायत ही हसीन औरत लेटी हुई थी। उसकी आंखें हवा में घूर रही थी, आंखों में हल्की सी नमी तैर रही थी, जैसे वो किसी गम को सोचने पर मजबूर हो और किसी न किसी बात की वजह से दुखी हो। मैंने देखा उसकी आंखों से आंसू बहकर बिस्तर की साइड पर खुश्क हो रहे थे। आसपास की औरतें मुझे हट्टी कट्टी मालूम हो रही थी। उनकी उम्र भी एक जैसी थी, चेहरे के रंग भी पक्के और काले थे, जबकि लाल रंग के बिस्तर पर लेटी औरत सफेद गोरे रंग की मालिक थी। उसके होंठ गुलाब की तरह लाल थे, जबकि मैं उसे देखते ही समझ गई कि ये यहाँ पर बीमारी की वजह से नहीं बल्कि किसी और मामले की वजह से होगी। मैंने उसे देखा तो बस देखते ही रह गई थी। उसका हुस्न ऐसा था जिसे कोई भी देख कर पिघल जाए। मैं काफी देर उसे देखती रही, लेकिन अब मैं महसूस कर रही थी कि आसपास के बेड पर मौजूद औरतों की नजरें मुझ पर आ रही थी और मुझे ऐसे गौर से देख रही थी जैसे मैंने कोई जुर्म कर दिया हो या उन्हें मेरा यहाँ आना गवारा ना गुजरा हो। मैंने उनमें से एक से पूछा कि आपको क्या बीमारी है, तो वो कहने लगी कि मैं अपनी बीमारी सिर्फ एक ही डॉक्टर को बताती हूँ और वो है डॉक्टर नसरीन। मैंने उसे कहा कि नसरीन डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक नर्स है। उसने हीनता से मुझे देखा और ऐसा इशारा किया कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और उसे मेरे इलाज की जरूरत नहीं है। मैं अगली मरीज की तरफ बढ़ी तो उसने भी मुझे यही जवाब दिया जो उस पुख्ता रंग वाली औरत ने पहले दे दिया था।
सब लोग नसरीन के पास ही अपना चेकअप करवाते हैं। मुझे बार बार दूसरे बेड पर जाता देखकर उस लाल रंग के बिस्तर पर मौजूद औरत ने ऊंची और गरजदार आवाज में कहा। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। मैंने देखा वो बला की हसीन थी। अस्पताल में बिस्तर पर लेटे हुए भी वो किसी परिस्तान की परी मालूम हो रही थी। मैं उसके बिस्तर के पास पहुंच गई। मैंने कहा कि मैं आपका इलाज करने आई हूँ। नसरीन एक नर्स है जबकि मैं डॉक्टर हूँ। ये बात सुनना था कि उस औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और चिल्लाते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे बाथरूम में जाना है। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, चिल्ला रही थी। उसको चिल्लाता देखकर आसपास की औरतें भी घबरा गई। मैंने उसे अपने साथ हाथ का सहारा दिया और उठाने लगी। वो मेरी तरफ बड़ी सख्त नजरों से देख रही थी, जैसे मुझे काफी समय से जानती हो। वो मुझे कह रही थी कि मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, मुझे टॉयलेट जाना है। मैं जैसे ही वार्ड से बाहर उसे लेकर आई तो वो ठीक ठाक हो गई, जैसे उसे कोई मसला ही ना हो, ना ही कोई बीमारी और ना ही टॉयलेट जाने की कोई जरूरत हो। वो मेरे कान में फुसफुसाते हुए मुझसे कहने लगी, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ अपने घर, महिला आश्रम या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पर मेरी इस वार्ड से जान छूट जाए। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अल्लाह इस बात से तुमसे बहुत खुश होगा और वो तुम्हें जरूर इसका फल देगा। मुझे मदद की जरूरत है। मैं बीमार नहीं हूँ भी तो इतनी नहीं कि मुझे इस वार्ड में दिन रात रखा जाए। ये सब एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हो रहा है। तुम मुझे यहाँ से निकलवा दो। ये बाकी औरतें जो तुम्हें नजर आ रही हैं, ये मेरी हमदर्द और मुखलिस नहीं है। इन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी निगरानी करती है। तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम पर ऐसे ऐसे एहसानात करेगा कि तुम जिंदगी में खुश हो जाओगी। उसने ये बात मुझे कही तो मेरा रोआ रोआ कांप गया था। मैं नसरीन नर्स से भी कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं उसकी हकीकत पहले से ही जानती थी। इस वार्ड के बारे में वो काफी अलर्ट हुआ करती थी। मुझसे कोई भी बात नहीं करती और ना ही मुझे ये बताती कि यहाँ पर जो भी होता है उसके पीछे की वजह क्या है। बस हमेशा यही कहती कि तुम अपने काम से काम रखो। मैंने उस औरत से वादा किया कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। फिर वो उसी तरह लड़खड़ा कर चलने लगी। मैं उसे वार्ड में उसके बिस्तर पर छोड़ आई। अब वो काफी मुतमईन लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आसपास की सभी औरतें मुझे बहुत शक से देख रही थी। अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में आई तो नसरीन नर्स ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं दोबारा हलाला वार्ड में जाने की कोशिश न करूं, वरना मेरी नौकरी को खतरा हो सकता है। मैंने उसकी बात को सर पर सवार नहीं किया, क्योंकि ये एक सरकारी अस्पताल था। सरकारी अस्पताल से डॉक्टर की नौकरी को खत्म करवाना इतना आसान नहीं होता। भले ही अस्पताल की इंतजामिया कितने सख्त अल्फाज क्यों न इस्तेमाल कर ले, एक डॉक्टर हमेशा हुकूमत की संपत्ति होता है। तो मुझे उस चीज की फिक्र नहीं थी। मगर मेरी माँ बहुत सादे दिमाग की मालिक थी। जब ये बात मैंने उसको बताई तो वो अपने कानों को हाथ लगाने लगी और मुझसे बोली कि बेटी तुम ऐसी हरकतों से दूर रहो। उस औरत की मदद करने की कोई जरूरत नहीं। तुम वहाँ पर एक डॉक्टर के तौर पर काम करने गई हो। तुम कोई पुलिस नहीं हो कि हर एक के दुख सुनो और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करो। ऐसा ना हो ये सब करते करते तुम्हारी नौकरी चली जाए। माँ का डर अपनी जगह जायज था, लेकिन मुझे किसी भी तरीके से उस औरत की मदद करनी थी। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि उसके बिस्तर की चादर भी उसी वजह से सुर्ख लाल रखी गई थी ताकि उसे दूर से पहचाना जा सके। अगर वो जरा सी देर के लिए भी इधर उधर हो तो नसरीन नर्स को या आसपास बैठी उन औरतों को पता चल जाए जो कि उसके पैरे पर थे। मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर उस सफेद बिस्तर पर बैठी हट्टी कट्टी औरतें खाना कब खाती हैं। उनके घरों में क्या कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है? उन सब सवालों के जवाब मेरे पास नहीं थे। मेरी माँ ने तो मुझे मना कर दिया था। अलबत्ता मैंने जाकर महिला आश्रम वाली एक औरत से बात की। वो महिला आश्रम की मालकिन थी और बड़ी खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी। उन्होंने जब मेरी बात सुनी तो उनको भी हलाला वार्ड की उस औरत से हमदर्दी हो गई, जिसे वो खुद जानती तो नहीं थी। अलबत्ता मेरी जुबानी उसके हालात सुनकर उनका भी दिल दुखी जरूर हुआ था। उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि वो किसी चंगुल में फंसी हुई है। उस लड़की को वहां से निकालना जरूरी है, क्योंकि महिला आश्रम बनाया ही ऐसी औरतों के लिए जाता है जिनकी जान महफूज ना हो और उनको यहाँ पर जान और इज्जत की अमान मिले। मैं उनसे बात करके बहुत खुश और मुतमईन हुई थी, मगर उस औरत को वहां से निकालना मुश्किल काम था। अब मैं हलाला वार्ड में जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि नसरीन ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं वहां का कोई चक्कर न लगाऊं। अब मुझे नसरीन के घर जाने का इंतजार था। वो हर हफ्ते अपने घर अपनी माँ से मिलने जाया करती थी। पिछले 2-3 हफ्ते से उसकी माँ बीमार थी, इसलिए उसे जाना लाजमी पड़ता था। मैंने नसरीन से अब हलाला वार्ड के बारे में कोई बात नहीं की, ताकि कहीं उसे मेरी कार्रवाई के बारे में शक ना हो जाए। हफ्ते वाले दिन मुझे जाकर उस लाल बिस्तर वाली औरत से मिलना था। मिलने के लिए मुझे कोई ना कोई बहाना जरूर चाहिए था। उस दिन मैंने एक बड़ी सी फाइल उठाई और मैं हलाला वार्ड में पहुंच गई।
लाल बिस्तर पर लेटी उस औरत को सख्ती से बाहर आने का इशारा किया। बाकी सब औरतें मेरा मुंह देखने लगी तो मैं उसी औरत पर चिल्लाने लगी। मेरा अंदाज से ऐसा मालूम होता था जैसे मुझे उस पर कोई हमदर्दी नहीं, बल्कि मैं सिर्फ अपना काम सर अंजाम दे रही हूँ। इतने में बिजली चली गई। मैं वहां से बाहर आ गई। इसी सारी कार्रवाई के बीच ही मैंने उस औरत को काले रंग की एक गाड़ी में बैठाया जो कि महिला आश्रम वालों ने भेजी थी और अस्पताल से गायब कर दिया था। मगर मैंने इस बात का इजहार किसी से नहीं किया कि मरीज नादिया यहाँ से गायब है। जैसे ही बिजली बहाल हुई मैं हलाला वार्ड में आकर चिल्लाने लगी, कहाँ गई वो नादिया बीबी? खुद को क्या शहजादी समझती है? तुम लोग उसकी कनीजें होंगी मगर मैं नहीं। मैं यहाँ पर एक डॉक्टर के फर्ज सर अंजाम दे रही हूँ। मुझे उसकी फाइल में कुछ जानकारी दर्ज करनी थी। उसे कहे कि जल्दी से मेरे ऑफिस में आए। मैं ये बात करके वहां रुकी नहीं बल्कि वहां से चल दी। जल्दी जाकर अपने दफ्तर में बैठी। तकरीबन 5 ही मिनट में पूरे अस्पताल में तहलका मच चुका था। सब लोग नादिया बीबी को ढूंढ रहे थे। नादिया गायब थी। किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई। हलाला वार्ड की सभी औरतें बहुत परेशान थी। सबकी जैसे जान पर बनी हुई थी। एक दो के तो हाथ भी कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आई कि वो आखिर किससे इतना डर रही थी और उन्हें इतना खौफ किस बात का था। 2 ही घंटे गुजरे थे कि अस्पताल का एमडी भी इस जंग के बीच में आ गया। वो सबसे तहकीकात करने लगे कि नादिया मरीज कहाँ गई, जबकि उसे सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी से निकलना इतना आसान नहीं है। जरूर अस्पताल के किसी स्टाफ ने उसकी मदद की होगी। उन्होंने सबसे कह दिया कि जब तक नादिया मरीज नहीं मिलेगी तब तक किसी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, ना ही कोई अस्पताल से बाहर जाएगा। दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार किसी ने एमडी साहब को मशवरा दिया कि अस्पताल के सभी कैमरे चेक किए जाएं। उन लोगों ने सब कैमरे चेक करके देख लिया, मगर चूंकि जिस वक्त मैंने नादिया को यहाँ से भगाया था तब अस्पताल में पूरा अंधेरा था। बिजली नहीं थी कि रोशनी में देखा जा सकता कि वो कहाँ गई। इसलिए अस्पताल वाले बिल्कुल मजबूर और बेबस हो चुके थे। थोड़ी देर के बाद जो हंगामा हुआ उसने मौजूद तूफान मचा दिया था। अस्पताल के अंदर शोर शराबे की आवाज थी। अस्पताल में 5-6 आदमी दाखिल हो चुके थे और वो ऐसे दनदनाते फिर रहे थे जैसे अपनी जमीनों की देखभाल के लिए आए हों। ये मंजर बड़ा अजीब सा था। अस्पताल का मालिक भी सख्त गुस्से में था, लेकिन ये सारी कथा मेरी समझ में नहीं आई थी। ना ही मैंने किसी से ये बात पूछनी थी। अगर मैं पूछती तो सबका शक मुझ पर जाता। मैंने दोबारा महिला आश्रम जाने की भी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को भी मेरे जरिए नादिया का सुराग मिले। जब इस बात को 1 महीना गुजर गया तो मैं नादिया से मिलने महिला आश्रम जरूर गई थी। नादिया बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर बीमारी का एक भी निशान नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वो दुनिया की सबसे खुश औरत है। मुझे देखकर मेरे गले से लिपट गई और मेरा शुक्रिया करने लगी। कहने लगी कि अगर तुम मेरी मदद ना करती, मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर ना आती, तो मैं अपने पागल पति के हत्थे इसी तरह चढ़ जाती जैसे पिछले 10 साल से उसके जुल्म का निशाना बनती रही हूँ। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। क्या ये सब कुछ तुम्हारे शोहर ने किया था? हाँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा है उम्र में। उसकी उम्र तकरीबन 60 साल है। मेरे माँ बाप ने पैसा लेकर मेरी शादी चौधरी हमदान के साथ कर तो दी, लेकिन ये नहीं देखा कि मेरा और उसका कोई जोड़ नहीं बनता था। मेरी माँ बाबा ने मेरी शादी करते वक्त मुझसे एक बार भी मेरी मर्जी नहीं पूछी। चौधरी हमदान तो बहुत गुस्से वाला आदमी है, क्योंकि वो सुबह शाम शराब पीता है। मैंने चौधरी हमदान के साथ बहुत ज्यादा निभाने की कोशिश की, मगर मैं कब तक निभाती। वही जब इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था, सिर्फ एक खिलौना समझता था मुझे। उसने मेरी क्या कदर करनी थी। नादिया रोने लगी। फिर उसने मुझे अपनी सारी कहानी सुना डाली। मुझे नादिया की इस दुख भरी कहानी पर बहुत दुख हुआ था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि क्या आज भी ऐसे माँ बाप मौजूद हैं जो अपनी बेटियों की शादी एक सौदेबाजी के तहत करते हैं। नादिया ने मुझे मजीद बताया कि गुस्से में तलाक देने के बाद वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देता था। तभी नादिया ने उससे भागने की कोशिश की तो उस शख्स ने उसे अस्पताल में रखवा दिया, ताकि बीमारी का नाटक करके वो दुनिया के सामने भी मसीहा बना रहे कि वो अपनी बीवी की तीमारदारी कर रहा है, उसका इलाज करवा रहा है और उसे किसी के सामने जवाबदेह भी ना होना पड़े। इस बात ने मुझे अजीब उलझन में डाल दिया, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने एक बेबस लड़की की मदद की जिसे उसके शोहर ने पैसे के बल पर मजलूम, बेबस और लाचार बना रखा था। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए शुक्रिया।